हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम। आप देख रहे हैं सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, अपन सब्जेक्ट कवर कर रहे थे सर्विंग एंड जियोमेट्रिक, जिसमें यूनिट 1 के 4 पार्ट अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 5 देखेंगे। इस वाला पार्ट में मैंने पूरी आपकी यूनिट कवर कर दी है। आपकी आज यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन राइज एंड फॉल मेथड पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, AKTU 2015-16 में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करेंगे। द कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग टेकन विद अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एट अ इंटरवल ऑफ 20 मीटर आर। जब अपन को रीडिंग्स गिवन है पूरी, फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं, द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द 4th एंड 8th रीडिंग। द लास्ट रीडिंग वॉज टेकिंग ऑन द बैक साइड ऑफ अ रिड्यूस लेवल 110.200 मीटर। फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट। अब हमको रिड्यूस लेवल फाइंड करने हैं सारे पॉइंट्स में। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले सबसे पहले अपनी, आपको पता है, जो सबसे पहली रीडिंग होगी वो अपनी बैक साइड में आएगी, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर इधर पे ले लिया है। सबसे पहली जो रीडिंग आएगी वो अपनी बैक साइड पे आएगी, 2.375। सबसे पहली रीडिंग अपनी बैक साइड पे आएगी, ठीक है। आप अपन को सबसे पहली रीडिंग, हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपन ने बैक साइड पर रीडिंग लिख ली है। रिड्यूस लेवल अपना ये नहीं होगा पहला वाला। रिड्यूस लेवल अपना अपन को फाइंड करना पड़ेगा। ये आपका रिड्यूस लेवल लास्ट रीडिंग का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रीडिंग वॉज टेकन और द रिड्यूस लेवल लास्ट, द लास्ट रीडिंग है, ये द लास्ट रीडिंग है। इसको निकालने के लिए, रिड्यूस लेवल को निकालने के लिए, फर्स्ट वाले के, अपन जो लास्ट रिड्यूस लेवल है उसमें से अपन 2.375 प्लस कर देंगे, क्योंकि अपन को रिड्यूस लेवल पहली रीडिंग का निकालना है। अगर अपन को लास्ट का निकालना होता तो अपन माइनस कर देते, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 110.200 प्लस कर देंगे 2.375। तो अपना, जैसे कि आप देख सकते हैं, 112.6025 आ गया है। 112.6, ये 6 होगा, 6205, ठीक है। ये 6205 होगा। अब अपनी दूसरी रीडिंग आप जानते हैं इंटरमीडिएट साइड में आएगी। अब आपको अब आपको राइज एंड फॉल निकालना है। तो राइज एंड फॉल निकालने के लिए अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। आप देखिए, जैसे बैक साइड में रीडिंग गिवन है और इंटरमीडिएट साइड में रीडिंग गिवन है, या कोई भी रीडिंग गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट रीडिंग है सेकंड रीडिंग को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने के बाद अगर वो वैल्यू प्लस में आती है तो वो राइज में आएगी, और अगर वो प्लस में नहीं आती है, माइनस में आती है, तो फॉल्स में आएगी। तो अपन दोनों को माइनस कर लेते हैं जल्दी से। 2.375 माइनस 1.730। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपनी कितनी आ गई, 0.645 आ गई है। तो जो अपनी प्लस में आई है, तो अपन यहाँ पर प्लस में लिखेंगे 0.645, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी राइज वैल्यू आई है, जो राइज वैल्यू आई है आपकी 0.645, इसको उठा के आप रिड्यूस लेवल में प्लस कर देंगे, ठीक है। रिड्यूस लेवल कितना था अपना, 112.6205 प्लस 0.645, ठीक है। प्लस कर देंगे तो 113.2655 आ जाएगी। 113.2655। अब ऐसे ही अपन दूसरी रीडिंग लिखेंगे। दूसरी रीडिंग अपनी 0.65 है, 615 है। ये भी अपन इंटरमीडिएट साइड में लिखेंगे, क्योंकि अपने फोर्थ रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो 0.615 इंटरमीडिएट साइड, दोनों को माइनस कर देंगे। 1.730 माइनस 0.615, दोनों को माइनस कर देंगे। 1.115 का अपना राइजन आ रहा है, 1.115 का राइजन आ रहा है। दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको, तो अपनी रिड्यूस लेवल आ जाएगी। रिड्यूस लेवल कितनी आ जाएगी, 114.3805, 3805, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जो अपनी फोर्थ रीडिंग है, अब आप देखिए फोर्थ रीडिंग के बाद अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, तो फोर्थ रीडिंग अपनी लास्ट रीडिंग है, तो वो अपनी फोर्थ साइड में आएगी। फोर्थ साइड में कितना आ जाए, 3.450। अब इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो राइज में नहीं आएगी, वो फॉल में आएगी, ठीक है, माइनस में आएगी। देख लीजिए, 0.615 माइनस 3.450, देख सकते हैं आप, जैसे वैल्यू माइनस में आ रही है, -2.835। तो अपन क्या करेंगे, इसको फॉल में लिखेंगे, माइनस, इसको माइनस में मत लिखिए, तो फॉल में लिखिए, ठीक है, माइनस का हट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे।
जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 111.545 5455। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप जो आपकी अगली रीडिंग आएगी वो किस में आएगी, आपकी बैक साइड में आएगी, क्योंकि आपकी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवी जो रीडिंग आएगी वो बैक साइड में आएगी। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन एक काम कर सकते हैं, अपनी जो रीडिंग ऑलरेडी आ रही है जो अपनी बैक साइड में है ऑलरेडी, अपन ने जब उसको बैक साइड में ले लिया है तो आप इसको इसमें ही बैक साइड में लिख सकते हैं, जैसे 2.835। आपका हाइट रिड्यूस लेवल सेम ही रहेगा, बस आपका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होने के बाद रिड्यूस लेवल तो सेम रहता है, लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ कर ही नहीं रहे, तो अपन क्या करेंगे, बैक साइड में इसको लिख देंगे। अपन ने रीडिंग लिख दी, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन रिड्यूस लेवल रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप बैक साइड पे आपने इसको लिख लिया, अब इसकी अगली रीडिंग लेंगे अपन 2.070, इसको इंटरमीडिएट साइड में लिखेंगे। अब इन दोनों को अपन माइनस करेंगे, अब अपन इन दोनों को 2.835 माइनस 2.070 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.765, जो अपना राइज में आएगा 0.765। अब इसको उठा के अब इस रिड्यूस लेवल में प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 112.3105। ऐसी आपकी जो अगली रीडिंग रहेगी वो भी आपकी बैक साइड में इंटरमीडिएट साइड में आ जाएगी 1.835। इसको अपन जब प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे अपन तो अपने पास 0.235 आ जाएगा, और जब इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 112.5455 455। ठीक है, 5455। अब आप देखेंगे इसके बाद अपनी रीडिंग कौन सी है, 0.985। आप देखिए अपन कौन सी रीडिंग पे आ गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं, आठवीं पे आ गई। आठवीं के बाद अपनी फिर से इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हो रही है, तो आप एट्थ को इस दोनों को माइनस करके एट्थ का राइज तो निकाल सकते हैं, राइज हो रहा कि फॉल हो रहा। ठीक है, आपने इसका निकाल लिया, दोनों को माइनस करके राइज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस लेवल आएगा वो भी आपका आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे इन दोनों को तो आपका आ जाएगा 113.3955। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब जो आपकी अगले आपके इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है तो आप फिर से रीडिंग बैक साइड में लिखेंगे 0.435, और उसके अगली वाली 1.630। अब इन दोनों को जब आप माइनस कर देंगे इन दोनों को तो आपके पास फॉल आ जाएगा, राइज नहीं आएगा, माइनस में आएगी वैल्यू। तो आप जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आप 1.195 आ जाएगा। अब आपकी जब माइनस में आ रही है, फॉल हो रहा है, तो रिड्यूस लेवल से भी आपका माइनस ही होगा। जब आपका राइज होगा तो रिड्यूस लेवल से प्लस होगा, और जब फॉल होगा तो रिड्यूस लेवल से माइनस होगा। ठीक है, याद रखिए, जब माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 112.2005। ऐसी फिर अगली वैल्यू आपकी इंटरमीडिएट साइड में आएगी 2.2255। इसमें आपका फिर से फॉल होगा, 0.5955 का फॉल आएगा माइनस करने के बाद दोनों को। फिर आप इन दोनों को भी माइनस कर देंगे तो 111.605। ऐसी लास्ट रीडिंग अपनी आएगी कितनी, 3.650। ठीक है, 3.650 आ रही। अब इन दोनों को जब अपन माइनस करेंगे तो इसमें फॉल आएगा अपना 1.405। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पूरी टेबल बनी हुई है वो सही है कि नहीं। अब जब इसको और इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 110.200। अगर आपकी जो वैल्यू लास्ट रीडिंग आ रही है जो रिड्यूस लेवल गिवन है, इसका मतलब आपका पूरा जितना भी आपने रीडिंग वगैरह निकाली है सब कुछ सही है, वरना फिर आपके में कुछ गड़बड़ है। एक और मेथड है, आपको पता है, जैसे कि बैक साइड माइनस फोर साइड बराबर राइज माइनस फॉल। ठीक है, टोटल ऑफ राइज टोटल ऑफ फॉल माइनस टोटल ऑफ राइज माइनस टोटल ऑफ फॉल, और ऐसे टोटल ऑफ बैक साइड माइनस टोटल ऑफ फोर साइड। जब अपने इन दोनों को इसको टोटल करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, अपने पास वैल्यू आ जाएगी -2.4205। और ऐसे ही जब अपन इसको टोटल और इसको टोटल करके माइनस करेंगे तो अपने पास 2.4205
वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये अपना सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। ये एक और न्यूमेरिकल है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल मैं बिल्कुल आपको करा चुका हूँ, बिल्कुल वैसा ही जो वाला न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं आगे आपको आगे का टॉपिक बताता हूँ। अब अपन आ गए कॉन्टूर पे। कॉन्टूर क्या होता है? कॉन्टूर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्टूर होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉन्टूर में बी डिफाइन एज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, दस कॉन्टूर लाइन ऑन अ प्लेन इजोलेट द कन्फर्मेशन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया है? कॉन्टूर जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पास करता है इक्वल एलिवेशन से। कॉन्टूर लाइन किस लिए यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टूर लाइन होता है एक बेस और एक हाइट, किसी भी चीज का बेस और हाइट निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कोई पहाड़ है तो वो उसका कितना बड़ा बेस और कितनी हाइट तक है वो निकालने के लिए अपन यूज करते हैं कॉन्टूर। ठीक है, यूजली द कॉन्टूर आर नॉट विजिबल ऑन द ग्राउंड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ शॉर्ट लाइन। ठीक है, जब कोई शॉर्ट लाइन होती है जब भी कॉन्टूर अपना शो अपन को विजिबल होता है, वरना कॉन्टूर अपन विजिबल नहीं होता है, वो अपन को पूरा मेजर करके सब कुछ करना पड़ता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉन्टूर आर द स्मूथ कर्व। कॉन्टूर जो होते हैं वो स्मूथ कर्व होते हैं। ठीक है, no two contours intersect each other except in the case of overhanging cliff or a cave penetrating a hillside। ठीक है, जो अपना कॉन्टूर होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी भी एक्सेप्ट ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ क्या होता है? जैसे आपका जो पहाड़ है इसके आगे से आपको जैसे कुछ निकला हुआ है पत्थर जैसा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये पहाड़ है, इसके आगे से पत्थर जैसा निकला हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ तक सिर्फ मेजर होगा, उसके बाद फिर अपन को ये जो ओवर हैंगिंग हो गया ना, ओवर हैंगिंग हो गया, तो अपन क्या करेंगे, जो इंटरस आप क्या होगा, जो आपकी कॉन्टूर है वो इंटरसेप्ट कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। नो नो टू कॉन्टूर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवर हैंगिंग। जब ओवर हैंगिंग होगा जब इंटरसेक्ट करेगी, वरना नहीं कर पाएगी। अ कॉन्टूर लाइन मस्ट बी अ क्लोजर ऑन इटसेल्फ। जो कॉन्टूर लाइन होगा वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लोज क्लोज कॉन्टूर लाइन इंडिकेट्स अ स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप क्या होता है? ढलान, ढलान बोलते हैं अपन उसको, वो हो जाता है स्टीप स्लोप। वाइड स्पेस कॉन्टूर लाइन इंडिकेट्स अ जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो आपका कॉन्टूर लाइन है, अब इसमें जो स्लोप है, जेंटल स्लोप मतलब बिल्कुल स्ट्रेट में ढलान, बिल्कुल स्ट्रेट जो स्लोप हो जाता है उसको अपन जेंटल स्लोप बोल देते हैं। ठीक है, इसके कुछ यूज हो जाते हैं। टू ड्रॉ सेक्शन अलोंग अ लाइन, लाइन के अलोंग जो ड्रॉ होता है इसका जो भी सेक्शन होता है। टू डिटरमाइन द इंटरविजिबिलिटी ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। ट्रायंगुलेशन स्टेशन आप मान सकते हैं माउंटेन्स या कुछ भी। ठीक है, जो ट्रायंगल शेप में रहते हैं। टू नो अ लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन की रूट पता करने के लिए कॉन्टूर लाइन से अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, अपना जो अपनी लोकेशन है जहाँ पर को जाना है, जो रूट है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ नहीं है, रोड सही है कि नहीं है, उसके लिए कॉन्टूर यूज होता है। टू मार्क अ वाटर शेड और अ ड्रेनेज लाइन, मतलब पानी वगैरह के लिए, कि पानी कहीं पर लेक या कुछ है तो उसके लिए भी वाटर शेड वगैरह के लिए अपन कॉन्टूर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टूर के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है, डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड आर रोटेटिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल मेजरमेंट। द हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कैन बी डन बाय चेन और टेप। जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होता है, जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होता है, समझ रहे होंगे, जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होता है वो अपना चेन और टेप से हो जाता है। लेकिन जो वर्टिकल मेजरमेंट होता है वो अपना लेवलिंग और स्टाफ मेजरमेंट से होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट मेथड में जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होता है वो चेन या टेप से हो जाता है। लेकिन जो वर्टिकल मेजरमेंट होता है, जो वर्टिकल होता है लेटा हुआ, वो लेवलिंग और स्टाफ मेजरमेंट से होता है। ठीक है, वर्टिकल सॉरी खड़ा हुआ। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड आर द लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग एज अ कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट जो मेथड होता है वो टाइम कम लेता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। इसमें दो मेथड होते हैं, ग्रिड मेथड होता है। ग्रिड मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल एरिया। इन दिस मेथड द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड और अ स्क्वायर, देन द रिड्यूस लेवल ऑफ अ कंकर ऑफ अ ग्रिड डिटरमाइंड और द लिक्विडेटेड। देखिए, ग्रिड मेथड क्या होता है, जैसे कि जो एक मैप है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे बॉक्स बना के डिवाइड कर लेते हैं। जो स्मॉल एरियाज के काम में आता है, स्मॉल एरियाज को अपन इसमें जल्दी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और जो रेडियल मेथड होता है इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें एंगल्स होते हैं, एंगल्स के थ्रू अपन निकालते हैं।
10 डिग्री 15 डिग्री के थ्रू निकालते हैं। द मेथड इज यूज्ड व्हेन अ ग्राउंड इज स्टेप्स और अ हिली एरिया, जैसे पहाड़ वगैरह रहते हैं, जो पहाड़ वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जैसे खूब सारे पहाड़ हैं उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। अ नंबर ऑफ अ रेडियल लाइन इज सेट ऑन द एंगुलर, 10 और 15 के एंगल में सेट रहता है जो एंगुलर रेडियल लाइन रहती है अपनी, ठीक है। और जो पहाड़ के लिए यूज़ होते हैं जो वाला मेथड, इसमें दो टाइप की कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया का होता है और वॉल्यूम का होता है। पहला वाला देख लेते हैं कि एरिया के लिए हैं जी तीनों पार्ट, सिम्पसन, ट्रेपेजॉइडल और बाय डिवीजन इन अ टू ट्रायंगल, ठीक है। बाय डिवीजन ऑफ टू ट्रायंगल द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ अ ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। जो आपका एरिया रहता है उसे अपन ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अपन एक ये एरिया अपन मान लेते हैं, जब अपना कोई एरिया है, इसको अपन एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना लेते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में इनको ले लेते हैं और फिर मेजर करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इजक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हो जाता है आपका साइड और ए हो जाते हैं आपके कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो ट्रेपेजॉइडल होता है, ट्रेपेजॉइडल में अपन क्या करते हैं, ओ जो आपका ओ रहता है, ओ अपन किसे मान लेते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ट्रेपेजॉइडल फॉर्म कैसा होता है। जैसे कि ये बेस है, ओ नॉट, ओ वन, ओ टू, ओ थ्री, ठीक है, ओ फोर। जो आपके अंदर का एरिया हो गया ट्रेपेजॉइडल का, और जो आपका डी रहता है वो आपका डिस्टेंस रहता है एक ट्रेपेजॉइडल से दूसरे ट्रेपेजॉइडल तक का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, ओ जीरो अपॉन टू प्लस ओ एन, मतलब फाइनल एन, प्लस ओ वन प्लस ओ टू प्लस डॉट 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 ओ एन माइनस वन, और होल ब्रैकेट में डी। सिम्पसन क्या हो जाता है, सिम्पसन मेथड होता है द दिस रूल assumes that the short length of a boundary between the coordinate arc, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप देख लीजिए, जे अपन ने एक ड्रॉ करा, ये कर्व ड्रॉ करा है अपन ने, कर्व के बीच में डिस्टेंस, ये एंड पॉइंट है कर्व का, ठीक है। ये ओ टू हो गया, ओ वन हो गया, ओ नोट हो गया, ये डिस्टेंस हो गई बी, ठीक है। ये क्या होता है, द रूल अजम्स दैट द शॉर्ट लेंथ ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द कोऑर्डिनेट आर्क, जो आर्क है उसके बीच में कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए ये सिम्पसन रूल यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई थ्री ओ नॉट प्लस ओ एन ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर ओ वन प्लस ओ थ्री प्लस ओ प्लस डॉट 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 ओ एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस टू ओ टू प्लस ओ फोर प्लस डॉट 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 ओ एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे तीनों फॉर्मूले एरिया निकालने के लिए। अब आ गए हैं अपन मेथड ऑफ टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए, यहाँ पर भी अपन ने ट्रेपेजॉइडल मेथड और प्रिज्मोइडल मेथड होता है। प्रिज्मोइडल और ट्रेपेजॉइडल दो मेथड रहते हैं। ट्रेपेजॉइडल मेथड में वही आपको पता है, अपन एक एंगल ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रहेंगे अलग अलग, ठीक है। तो अपन ए वन इसके एरिया को ए टू ए थ्री ए फोर मान लेंगे। डिस्टेंस आपको पता ही है, डी मान लेते हैं, इसमें कैपिटल डी मान लेते हैं, इसमें स्मॉल डी लेते थे, इसमें कैपिटल डी लेते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल डी ले लेते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं, वी इज इक्वल टू डी बाई टू ए वन प्लस ए एन प्लस टू ब्रैकेट ओपन ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन का ब्रैकेट, और उसके बाद होल ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रिज्मोइडल के लिए रूल के लिए अपना फॉर्मूला होता है डी बाई थ्री ए वन प्लस ए एन प्लस फोर ए टू प्लस ए फोर प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन प्लस टू ए थ्री प्लस ए फाइव डॉट प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज। आपका ये फॉर्मूला मॉडल के लिए होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, और आगे एरिया वाले भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल पे आ गए, न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। द एरिया विद इन द कॉन्टूर लाइन द साइड ऑफ अ रिवर्स वायर आर द फॉलोइंग। जब अपन कॉन्टूर गिवन है, एरिया अपन को ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब अपन को वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो इसका मतलब अपन को एरिया फाइंड करना है।
taking 101 as the bottom level of the reverse wire, 101 reverse wire, and the 105 is the top level. 105 is the top level. Calculate the capacity of the reverse wire by the trapezoidal method and prismoidal method. ठीक है, अब आप समझ गए। अपन को इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है ट्रिपेजॉइडल के लिए। ट्रिपेजॉइडल के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? d/2 ब्रैकेट a1 प्लस an प्लस 2 ब्रैकेट ओपन a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब d कैसे निकालेंगे अपन? d निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपनी d की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। 102 माइनस 101 कर देंगे तो 1 मीटर पर डिस्टेंस आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1/2। a1 अपन को पता है एरिया 1000 है, प्लस an मतलब लास्ट वाला, प्लस 2 a2 2800 प्लस a3 आपका है 95200 प्लस 147,600 प्लस 872500 प्लस 135000 प्लस 198500 प्लस 228,600। ये आपका टोटल आ गया। जब आप सबको ऐड कर देंगे तो आपका 1/2, इन पूरे को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 100 प्लस 251200 प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद 5810,400 आ जाएगा अपने पास, बराबर 1/2। इन तीनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 8323,400। एंड जब अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपना v कितना आ जाएगा? 4161,700 आंसर। ये अपना काय के लिए आ गया? ट्रिपेजॉइडल के लिए। ट्रिपेजॉइडल के लिए आ गया। अपन काय के लिए निकालेंगे? ये अपने ट्रिपेजॉइडल के लिए आ गया। अपन काय के लिए निकालेंगे? प्रिज्म के लिए। अपन प्रिज्म के लिए निकालेंगे। प्रिज्म के लिए क्या फॉर्मूला था आपको पता है? v इक्वल टू d/3 a1 प्लस an प्लस 4 a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस 2 a3 प्लस a5 डॉट 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 an माइनस 2। an माइनस 2 में लास्ट सेकंड टर्म आएगी, an माइनस 1 में लास्ट टर्म आएगी, और बाकी आपको सब पता ही है। वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, जब आप सॉरी वैल्यू पुट करके प्लस माइनस कर देंगे तो आपकी लास्ट वैल्यू में इधर बता देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। आपकी लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 16825,400। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 560,5608,466.667। जब आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों आपको आंसर हो जाएंगे। ये प्रिज्म के लिए हो जाएगा, ये ट्रापेजॉइडल के लिए हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं अगर इसमें से आएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चल। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंगल। अब जैसे कोई ऑब्जर्वर है, स्पीक पे खड़ा है, तो इधर से इधर जो अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए, जो अपना ऑब्जर्वर है, अपन यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि स्पीक की हाइट कितनी है। ठीक है, इस जो अपना कोई भी स्टेशन है कोई भी है, उसके उससे अपन खड़े होंगे, इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो अपने इसकी हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, एक एंगल पे। तो इसको फाइंड करने के लिए पहला केस होता है व्हेन द बेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज असेसिएबल। असेसिएबल मतलब अपन को दिख रहा है साफ। ठीक है, दिखने साफ को असेसिएबल बोलते हैं। इस एंगल को अपन अल्फा मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन एच डैश मान लेते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच डैश। जो अपना स्टाफ रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग इधर तक आई है ना, तो अपन एस ले लेते हैं स्टाफ रीडिंग को।
ये अपना पी पॉइंट है ट्राइपॉड का। पी पॉइंट से आपका जो जगह है जहाँ का जिस चीज़ की आपको पीक पॉइंट निकालनी है उसकी डिस्टेंस डी हो जाएगी। उसका बेस पॉइंट Q1 हो जाएगा, उसकी रीडिंग Q डैश हो जाएगी और पीक पॉइंट Q हो जाएगा और Q से Q1 की डिस्टेंस आपकी H हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं P इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, Q पॉइंट टू बी ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट Q डैश प्रोजेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल plane, S dash height of instrument, D horizontal distance between the P and Q, S reading of staff and alpha angle of elevation from A to Q। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपन एक ट्रायंगल निकाल रहे हैं। ये आपका एक ट्रायंगल ही तो बन गया है, ट्रायंगल बन गया है, इसको अपना डी गिवन है, डी गिवन है अपन को, हाइट भी गिवन है, ये अपना क्यू डैश ए, ये पूरे जो वाला ट्रायंगल अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें tan अल्फा लगा देंगे अपन बराबर H अपॉन डी, तो H अपना क्या हो जाएगा D tan अल्फा। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस लेवल ऑफ Q डैश, रिड्यूस लेवल होगा अपना Q डैश का, वो अपना कितना हो जाएगा, रिड्यूस लेवल ऑफ P प्लस H डैश S प्लस D tan अल्फा। ये अपना हो जाएगा फॉर्मूला रिड्यूस लेवल ऑफ Q डैश फाइंड करने का। रिड्यूस लेवल ऑफ Q डैश फाइंड करने का फॉर्मूला RL रिड्यूस लेवल ऑफ P प्लस H डैश S प्लस D tan थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें 3 केस हैं, 2 केस और हैं, वो अपन और देख लेते हैं आगे। सेकंड केस है अपना व्हेन द डिस्टेंस D कैन नॉट बी मेजर्ड, जो D डिस्टेंस है वो अपन मेजर नहीं कर पाए, वो अपन हो जाता है। ठीक है, मैं इधर पे मार्किंग कर लेता हूँ, लेबलिंग कर लेता हूँ पूरी, देखेंगे आप। ये इधर पे 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, ये एंगल अपन θ1 एंड θ2 मान लेते हैं, पॉइंट दे लेते हैं CAQ। यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस D है और ये वाले इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट की डिस्टेंस है अपनी B। ठीक है, ये अपनी बैक साइड है, ये अपना पॉइंट B, और इधर से इधर तक की डिस्टेंस जहाँ तक पहले इंस्ट्रूमेंट ने मेज़र करी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट है उधर से लेके दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट ने मेज़र करी है, दोनों इंस्ट्रूमेंट उसको V मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डेरिवेशन है छोटी सी, वो सॉल्व करते। अपन ले लेते हैं tan थीटा बराबर V अपॉन P प्लस डी। tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, ये पंडित बद्री प्रसाद, अपन ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आपका tan थीटा का हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपन ने ले लिया है, ये बेस हो गया अपना V प्लस डी और परपेंडिकुलर लाइन आपकी दिख रही है अपन को V है, यहाँ से जो दोनों साइड से एंगल है, जो परपेंडिकुलर लाइन अपनी V है, तो अपन ने tan थीटा लिख लिया। अब V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू tan θ1 B प्लस डी, ये अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ऐसे ही tan θ2 निकालेंगे, tan θ2 में अपन सिर्फ इतना ट्राइंगल लेंगे, इतना ट्राइंगल लेंगे तो V अपॉन डी आएगा, सिर्फ इतना ट्राइंगल लेंगे तो V अपॉन डी आ जाएगा। इसको अपन मान लेंगे V इक्वल टू tan θ2 डी, जो हो जाएगी टी दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ले लेंगे। अपन ले लेंगे डी के इक्वल ले लेंगे B tan θ1 अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1। जब अपन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आप देख सकते हैं दोनों में डी डी गिवन है,
डी के फॉर्म में निकालेंगे, बी से वी कैंसिल, वी तो हट ही जाएगा, अपन ये दोनों को इक्वेट कर देंगे जब, दोनों वीओ को इक्वेट कर देंगे जब, तो θ1 प्लस θ2 बी प्लस डी, और डी दोनों को जब अपन इक्वेट कर देंगे डी के फॉर्म में, तो अपना बी टेन थीटा अपॉन टेन θ2 माइनस टेन θ1 आ जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू अपन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन 2 अपने पास है उसमें अपन डी की वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें अपन डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू टेन θ2 बी टेन θ1 अपॉन टेन θ2 माइनस टेन θ1। अब अपन जब डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बी टेन θ1 इंटू टेन θ2 अपॉन टेन θ2 माइनस टेन θ1, ये अपने पास b का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये अपना b का फॉर्मूला हो जाएगा। यही अपन को फाइंड करने था यहाँ पर, व्हेन द डिस्टेंस d कैन नॉट बी मेजर, तो d का अपन ने वैल्यू निकाल के v में पुट कर दी तो अपने पास v आ गया। ऐसे अपन अब केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में क्या है, व्हेन द ग्राउंड इज अंडुलेटेड एट अ डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेजर। जब बेस जो होता है वो अंडुलेटेड है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो अपनी मेजर नहीं हो पा रही है इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट तक की, तो वो कैसे करेंगे अपन, इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें अपन एंगल ले लेंगे। जब अपना एक इंस्ट्रूमेंट अंडुलेटेड है तो आपका क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ऊंचाई पे है, एक थोड़ी नीचाई पे है, ऐसे करेंगे तो अपन जो एंगल है उसको θ2, इस एंगल को θ1। ठीक है, जब अपना ऑब्जेक्ट रखा है Q, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, D लेते हैं अपन, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से B, जो पहले इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो x1, दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट है उसको लेंगे अपन x2, और जो अपन ने मेजर करा है उसको अपन लेंगे v। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जब x3 निकालना होगा अपन को, तो x3 निकालने के लिए x2 माइनस x1 कर देंगे, तो अपना ये वाली जो अपन x3 मान लेते हैं इसको, ये इतना गैप, जो जितना गैप आ रहा है वो अपना फाइंड हो जाएगा। इसको भी अपन वैसे डेरिवेशन की फॉर्म करेंगे, टेन θ1 v अपॉन डी, आपको पता है कैसे आ गया होगा, अपन ने जब इतना ट्रायंगल लिया है ये वाला तो p अपॉन डी आ गया, b बराबर टेन θ1 d इक्वेशन 1। वैसे ही पहले जैसे करेंगे, इसमें करेंगे टेन θ2 बराबर v प्लस x3, क्योंकि v और x3 दोनों की डिस्टेंस कवर हो रही है, तो v प्लस x3 एंड b प्लस d अपना बेस, ये अपनी इक्वेशन 2 हो जाएगी। और इसमें इक्वेशन एक 3 भी निकलेगी, जब अपन टेन θ2 b प्लस d बराबर v प्लस x3 लेंगे, तो अपन v को इक्वल में रखेंगे, तो टेन θ2 b प्लस डी माइनस x3 कर देंगे, तो जब अपनी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, तीन इक्वेशन अपनी बन जाएंगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, फर्स्ट एंड 3 को इक्वेट कर देंगे, तो d टेन θ1 बराबर θ2 प्लस बी प्लस डी माइनस x3। ठीक है, तो अपन पूरे को ओपन कर देंगे, तो d की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, b टेन θ2 माइनस x3 अपॉन टेन θ1 माइनस टेन θ2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अपन d की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो अपने पास में जो आ जाएगा वो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, b टेन θ2 माइनस x3 अपॉन θ1 माइनस θ2 एंड θ1 होल में। ठीक है, आपको साफ दिख रहा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एलिवेशन ऑफ v प्लस एलिवेशन ऑफ v प्लस x2 प्लस bm। ठीक है, bm
या बी एस, सॉरी बैक साइड, ठीक है। जो अपन बैक साइड निकालेंगे तो अपने पास एलिवेशन ऑफ v प्लस एक्स टू प्लस डी एस अपने पास आ चुका है। ये अपनी v की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, जब आपको v की वैल्यू निकाली है आपने इक्वेट करके, किसको, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करके, ऐसे ही आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर देंगे। उसके बाद जो d की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रख देंगे तो आपके पास एक और v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। होप करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी इसमें एक टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, वो और अपन देख लेते हैं। यह है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, चेन और टेप करेक्शन, ठीक है। चेन और टेप करेक्शन में कुछ फॉर्मूले हैं और इसमें एक मैं न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, करेक्शन फॉर अ एब्सोल्यूट लेंथ, करेक्शन फॉर अ टेम्परेचर एंड करेक्शन फॉर अ पुल और टेंशन, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला है करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ का, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सी ए, जो अपन करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ मानेंगे, एल डॉट सी अपॉन एल। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ एल क्या है अपना, एल है अपना डेजिनेटेड डेजिनेटेड लेंथ ऑफ टेप। जो लेंथ होगी टेप की वो है। कैपिटल है अपना मेजर्ड लेंथ, जो अपन मेजर्ड करेंगे, ठीक है। सी ए आप जानते हैं एब्सोल्यूट करेक्शन, करेक्शन लिख देता हूँ बस। जो सी अपना आएगा वो करेक्शन आएगा टेप और चेन का, सुनो, चेन और टेप पर लेंथ। ऐसी करेक्शन ऑफ टेम्परेचर में फॉर्मूला है सी टी बराबर अल्फा टी एम माइनस टी नॉट एल। इसमें सी टी आपको पता होगा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर। अल्फा हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन, थर्मल एक्सप्रेशन। टी एम अपना हो जाएगा मीन टेम्परेचर, और ऐसे अपना टी नॉट हो जाएगा अपने इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, इसमें इजीली नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। इसमें सब कुछ गिवन होगा, मेन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड, कोफिशिएंट सब अपन को गिवन होगा। अपन को सिर्फ इसमें वैल्यू रख के पुट करना है। एल आपको पता है मेजर्ड लेंथ होगी, ठीक है। करेक्शन फॉर फुल एंड टेंशन, फुल और टेंशन के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं सी पी बराबर पी माइनस पी नॉट एल अपॉन ए डॉट ई। इसमें पी क्या हो जाएगा, पुल अप्लाइड, जितना भी पुल अप्लाइड हो रहा होगा। पी नॉट हो जाएगा अपना एक स्टैंडर्ड, डेजिग्नेट पुल और टेंशन, ठीक है। जो अपना एल आपको पता है लेंथ ही हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ। ए जो अपना हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो ई हो जाएगा अपना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यंग मॉडुलस, इलास्टिसिटी, ठीक है। जो आप याद रखेंगे, ये तीन फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसमें न्यूमेरिकल आता है 5 नंबर में। इसका एक मैं न्यूमेरिकल आपको करके बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए इधर पे मैं न्यूमेरिकल ले आऊँ, न्यूमेरिकल रीड कर लेते हैं। आ स्टील टेप 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्ड वाइज एट 50 डिग्री फैरेड if the pull of 10 kg was used for the measuring a line, if the temperature at the time of measurement was 80 degree Farad, coefficient of expansion of a tape is 6.2 10 to the power minus 6, find the correction due to the temperature, ठीक है। करेक्शन अब आपने इधर पे पढ़ा होगा, जो पुल लिखा हुआ है पुल ऑफ 10 kg, इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट हिलाने के लिए ये क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं बहुत सी बार। आपको बस इतना देखना है, आप देखिए इधर पे क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द करेक्शन ऑफ करेक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर। करेक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर फाइंड करना है। फॉर्मूला अपन जानते हैं सी टी अल्फा टी एम माइनस टी नॉट एल। टी एम आपको पता है क्या है,
TM अपन यहाँ पर ले लेते हैं टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर, और TO इधर पे रहता है अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और L अपनी लेंथ रहती है। अपन को देखिए इधर पे दोनों गिवन है। L अपन को कितना गिवन है यहाँ पर देखिए 20 मीटर गिवन है, 20 मीटर यहाँ पर अपन को लेंथ गिवन है स्टील की। अल्फा अपन को ऑलरेडी गिवन है 6.2 इंटू 10⁻⁻6। अल्फा अपन को कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गिवन है, अल्फा गिवन है अपन को। TM है जो आपका मीन टेम्परेचर है वो 80 डिग्री फेराडे, जो मीन टेम्परेचर है टाइम ऑफ अ मेजर्ड मेजरमेंट वॉज 18 डिग्री फेराडे इफ द टेम्परेचर एट अ टाइम ऑफ 18 डिग्री, मीन टेम्परेचर अपन को गिवन है। और जो आपका 50 फेराडे गिवन है वो आपका हैगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो 50 डिग्री फेराडे आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर गिवन है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 6.2 इंटू 10⁻⁻6, TM 80 माइनस 50, लेंथ अपनी 20। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर CT बराबर 3.72 इंटू 10⁻³ फेराडे। फेराडे में आएगी क्योंकि अपन टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं आपके लिए बाकी यूनिट्स भी कवर करूँगा अभी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपकी यूनिट 1 अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से यूनिट 1 को रिवाइज कर लीजिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।